द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम की। 50 साल बाद इंसानों की चांद पर वापसी पर स्रोत सामग्री एक गहरे सवाल को उजागर करती है। क्या आर्टेमिस अपोलो की उस साहसिक भावना को फिर से जगाने की एक कोशिश है, या ये मंगल की ओर एक लंबी स्थायी यात्रा का पहला मैथेडिक कदम है? आज हम इसी वैचारिक मतभेद पर बात करेंगे। बिल्कुल। और सवाल यही है कि क्या नासा का जो मौजूदा चरणबद्ध तरीका है, जिसमें लैंडिंग से पहले कई ऑर्बिटल और रोबोटिक मिशंस हैं, वो सबसे प्रभावी है, या फिर ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बेवजह धीमी और जरूरत से ज्यादा सतर्क है? मेरी राय में ये मैथेडिकल अप्रोच ही एकमात्र जिम्मेदार रास्ता है। ये हमें सिर्फ चांद पर वापस नहीं ले जाएगा, बल्कि हमें वहां रुकने में मदद करेगा। और मेरा मानना है कि ये अप्रोच हमारी सबसे बड़ी ताकत यानी रफ्तार और महत्वाकांक्षा को कहीं ना कहीं खत्म कर रहा है। देखिए, आर्टेमिस कार्यक्रम की जो मौजूदा संरचना है वो बहुत सोची समझी है। 50 वर्षों में पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 सिर्फ चांद का चक्कर लगाने के लिए नहीं है। ये आप कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा स्ट्रेस टेस्ट है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि ओरायन का हीट शील्ड चंद्र वापसी की 39,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को झेल सकता है। यह पृथ्वी की निचली कक्षा से वापसी की तुलना में कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। इस एक टेस्ट पर पूरे कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है। और फिर CLPS कार्यक्रम है, यानी कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज, जिसके तहत निजी कंपनियों द्वारा भेजे गए रोबोटिक लैंडर अमूल्य है। यह सिर्फ डेटा इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, यह एक आर्थिक मॉडल का परीक्षण है। हम एक स्थायी चंद्र अर्थव्यवस्था की नींव रख रहे हैं, जो अपोलो के पूरी तरह से सरकारी दृष्टिकोण से मौलिक रूप से अलग है। नहीं, देखिए, मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। 50 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद हमारी एकमात्र प्राथमिकता आर्टेमिस 3 होनी चाहिए, मतलब चांद की सतह पर इंसानी कदम। आर्टेमिस 2 जो शायद 2026 की शुरुआत में होगा, और फिर आर्टेमिस 3 जो अब 2027 के लिए लक्षित हैं, इनके बीच का समय बहुत ज्यादा लगता है। हम पहले ही साबित कर चुके हैं कि हम चांद पर उतर सकते हैं। अब ध्यान स्थायी उपस्थिति बनाने की चुनौतियों पर होना चाहिए, न कि उन क्षमताओं का फिर से परीक्षण करने पर जो हमारे पास दशकों से हैं। ये अत्यधिक सावधानी असल में प्रगति में बाधा बन रही है, और ये तारीखें तो पहले ही खिसक रही हैं। हाँ, आपकी बात में दम है, लेकिन आप एक महत्वपूर्ण पहलू को नजरअंदाज कर रहे हैं। आप रोबोटिक मिशनों के महत्व को कम आंक रहे हैं। चंद्र दक्षिणी ध्रुव एक नया और काफी हद तक अज्ञात इलाका है। ये सिर्फ उतरने से पहले जमीन देखने जैसा नहीं है, ये भविष्य के लिए बुनियाद बनाने जैसा है। मैं मानती हूँ कि दक्षिणी ध्रुव नया है, लेकिन क्या हमारे LRO मतलब लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर का दशकों का डेटा इतना अपर्याप्त है कि हमें 1 साल की और देरी करनी पड़े? हमारे पास सतह का विस्तृत नक्शा है। रोबोटिक मिशनों पर यह अत्यधिक निर्भरता तात्कालिकता की भावना को कम करती है। ऑर्बिटल डेटा आपको ये नहीं बता सकता कि सतह कितनी मजबूत है या पानी की बर्फ कितनी गहराई में है। हमें ग्राउंड ट्रूथ चाहिए। ये कुछ वैसा ही है जैसे पुराने समुद्री खोजकर्ता थे, वो सीधे खुले समंदर में नहीं जाते थे ना। CLPS और ब्लू मून पाथफाइंडर जैसे मिशन हमें उतरने से पहले वहां की भूविज्ञान, विकिरण और संसाधनों को समझने में मदद करेंगे। ये रिस्क को कम करने का एक जरूरी तरीका है, खासकर जब लक्ष्य सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक स्थायी उपस्थिति हो। लेकिन क्या ये छोटे छोटे कदम हमें कहीं पहुंचा भी रहे हैं? 2027 की तारीख तो पहले ही परिवर्तन के अधीन है। देखिए, 50 साल के अंतराल के बाद मोमेंटम बनाए रखना सबसे जरूरी है। इस तरह के अत्यधिक चरणबद्ध दृष्टिकोण से देरी होने का खतरा होता है, जिससे कार्यक्रम का राजनीतिक और सार्वजनिक समर्थन दोनों खत्म हो सकते हैं। कभी कभी आपको एक साहसिक छलांग लगानी पड़ती है, छोटे छोटे कदमों पर भरोसा करने के बजाय। एक सफल लैंडिंग कार्यक्रम में नई जान फूंक देगी। अंत में मेरा मानना है कि आर्टेमिस कार्यक्रम की सावधानी पूर्वक चरणबद्ध संरचना चांद पर एक स्थायी और सफल वापसी के लिए सबसे जिम्मेदार मार्ग है। यह धीमी गति नहीं है, यह एक मजबूत नींव का निर्माण है। ये केवल चांद के लिए नहीं है, बल्कि मंगल पर भविष्य के मिशनों के लिए एक ठोस आधार तैयार करता है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि जबकि सुरक्षा सर्वोपरि है, वर्तमान रणनीति में तात्कालिकता और उस साहसिकता की कमी है। चांद की सतह पर इंसानों की वापसी में और देरी करने से हम उस प्रेरणा और गति को खोने का जोखिम उठाते हैं जो अपोलो ने हमें दी थी। हमें पहले से ज्ञात क्षमताओं को फिर से प्रदर्शित करने के बजाय साहसिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये स्पष्ट है कि चांद पर वापसी केवल एक तकनीकी चुनौती नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक चुनौती भी है, जोखिम, गति और तैयारी के बीच सही संतुलन खोजने की। स्रोत सामग्री में इस विषय पर विचार करने के लिए और भी बहुत कुछ है।